गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, यही पढ़ाना है ना अभी, ठीक है। तो हमने इससे पहले तक देखा था ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ की। ब्रिटिशर्स ने भारत में अपने आप को अपना विस्तार करने के लिए, अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए किन किन पॉलिसीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स गोदपद का सिद्धांत और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, इन सब का इस्तेमाल देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर करते थे और इंडिया में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल करते थे, इस्टेब्लिश करते थे। उसके बाद हमने ब्रिटिशर्स का यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ भी देखा था कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया की जो पूंजी है, इंडिया की जो वेल्थ है, उसे निकाल निकाल कर ब्रिटेन शिफ्ट कर रहे थे अलग अलग रास्तों से। वो रास्ते ट्रेड हुआ करते थे, व्यापार का रास्ता होता था, सैलरी का रास्ता होता था या फिर करप्शन। आइदर लीगल और इलीगल हर एक तरीके का इस्तेमाल करके ब्रिटिशर्स ने इंडिया से अंधाधुंध कमाई करी है। ब्रिटिशर्स ने भारत का बहुत बड़ा एक पैसा, एक वेल्थ को ब्रिटेन शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद हमने देखा था कि इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इंडियंस को समझाने वाले जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम कल ही तो पढ़ा है, जाकर रिवाइज नहीं करते हम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये उन्हीं किताब का नाम है, भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक है जो दादा भाई नौरोजी ने लिखी और इंडियंस को ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में समझाया कि क्या ब्रिटिशर्स के रास्ते हैं, क्या तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके वो भारत की पूंजी को ब्रिटेन शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में क्या इस्टेब्लिश हो गया हमेशा के लिए, हंगर एंड पॉवर्टी, भारत में भुखमरी और भारत में गरीबी, ये जो स्टैब्लिश हो गई इंडिया में, ये बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर की ड्रेन ऑफ वेल्थ। उसी वेल्थ को निकालने के तरीके में एक तरीका था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि यातायात का यहाँ पर विकास करना है और यहाँ पर कम्युनिकेशन का विकास करना है। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही एक तरीका था। अभी तक जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ पर जस्ट ट्रेडर्स थे, जब तक यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, तब तक उन्हें यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनका जो ज़्यादा ट्रेड चला करता था वो इंडिया की कोस्ट से चला करता था, इंडिया के तट से चला करता था और तट का इलाका उनके पास था। वो यहाँ से अपना सामान ब्रिटेन से लेकर आते थे, यहाँ पर छोड़ते थे और यहाँ से वापस सामान ले जाकर वो ब्रिटेन छोड़ते थे। ठीक है, तो उनका व्यापार अच्छा खासा ये पोर्ट एरिया से चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय 1740 के आगे बढ़ा, जैसे जैसे समय 1740 के आगे बढ़ा और समय आ गया 1757 का। ठीक है, 1757 का जब समय आया तो इंडिया पर ब्रिटिशर्स का अब कब्जा होने लगा। इंडिया पर ब्रिटिशर्स पॉलिटिकली एक्वायर करने लगे, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीत लिया था। तो अब ब्रिटिशर्स का धीरे धीरे इंडिया के इनर टेरिटरी में, इंडिया के आंतरिक हिस्सों में भी कब्जा होने लगा। अब जब इंडिया के आंतरिक हिस्सों में कब्जा होने लगा तो अब भाई अंदर से सामान उठाकर तट तक कैसे लेके जाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया में किसी भी तरीके का अच्छा ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट इस वक्त तक नहीं था, क्योंकि इंडिया का इस वक्त क्या सिस्टम चल रहा है, इंडिया वाज इन इट्स बैकवर्ड फेज, नॉट दैट काइंड ऑफ बैकवर्ड। ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है ना, हमारा सारा काम जो है वो लैंड पर हो जा रहा है, हमें इधर से उधर जाने के लिए अभी कोई इतना हैवॉक, इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं चाहिए। एक राज्य के अंदर पूरा सब कुछ होता है, पूरा सफिशिएंट राज्य होता है, राज्य के अंदर ही वहाँ पर खाना पीना उग रहा है, वहीं पर एग्रीकल्चर हो रहा है, वहीं पर व्यापार हो रहा है। तो जब अपने घर से निकलकर जा ही नहीं रहे हैं तो यातायात किस बात का डेवलप करें। तो इंडिया में यातायात नहीं था, और थोड़ा सा अगर ट्रांसपोर्ट था भी तो वो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी या फिर ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करके ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पर अपने पंजे जो मजबूत किए और उनका कब्जा जब इंडिया के इनर टेरिटरीज में हुआ, तो उनको समझ में आया कि ये जो बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट है भारत का, ये जो भारत के जानवरों से हम ट्रांसफर करवा रहे हैं सामान को या फिर ह्यूमन से करवा रहे हैं, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ एनर्जी कंज्यूमिंग एंड इट इज़ मनी कंज्यूमिंग, कि पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, समय भी ज़्यादा लग रहा है और ऊर्जा भी ज़्यादा लग रही है, एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, और इससे हमारी एफिशिएंसी घटती चली जा रही है। तो धीरे धीरे एक वो होता है ना कि इन्वेंशन के लिए एक नीड की आवश्यकता होती है, नीड इज दी मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज दी मदर ऑफ इन्वेंशन, ऐसे बोलते हैं। तो एक नीड बनने लगी ब्रिटिशर्स के सामने, कि क्या बनने लगी नीड, कि उन्हें क्यों इंडिया में ट्रांसपोर्ट डेवलप करना है, क्यों इंडिया में उन्हें यातायात को सुधारना है, क्योंकि अब उनका कब्जा जब भारत के आंतरिक हिस्सों में होने लगा तो वहां से उठाकर सामान
वहां से उठाकर सामान भी तो पोर्ट तक लेकर आना है, और पोर्ट पे जो सामान आ रहा है वो इंडिया के इनर टेरिटरीज में भी शिफ्ट करना है। तो अब ये जो शिफ्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट तक सीमित नहीं थी, ये शिफ्टिंग भारत के अंदरूनी हिस्सों में, भारत के आंतरिक हिस्सों में भी होने लगी। बात समझ में आई? क्यों अब 1740 के बाद ऐसा क्या बदल गया? 1740 से पहले इंडिया से ब्रिटिशर्स लेकर जाते थे क्या? फिनिश्ड गुड्स, पूरा बना हुआ माल, कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं, पूरा बना हुआ माल। लेकिन 1740 के बाद ब्रिटिशर्स का वहां पर होने लगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, औद्योगिक क्रांति वहां पर होने लगी, और औद्योगिक क्रांति की वजह से उनके पास खुद की फैक्ट्रीज हैं, खुद के उद्योग हैं। तो अब उन्हें कुछ पका हुआ माल नहीं चाहिए, बना वो खुद सकते हैं, उन्हें कच्चा माल चाहिए, उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल ज्यादातर होता था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो इंडिया का मिडल एंड नदर्न इंडिया इज एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव एरिया। भारत का जो मध्य और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बहुत एक्टिव एरिया है वो प्रोडक्शन में। तो अब इस एरिया से भी तो रॉ मटेरियल उठाकर उन्हें तट तक लेकर आना है, और जो ब्रिटेन में सामान बन रहा है ना, अब उसका कंजम्पशन पूरा का पूरा ये तटीय इलाके में तो हो नहीं जाएगा, क्योंकि सामान बहुत ज्यादा ला रहे हैं वो अंधाधुंध तरीके से, अनलिमिटेड, की लिमिट नहीं है कोई सामान की कि वो ब्रिटेन से कितना सामान लेकर आ रहे हैं। तो उसे बेचना भी तो इनर इंडियन मार्केट्स में है, तो फिर यहाँ के लिए भी यातायात चाहिए। क्योंकि इसके बाद जब ब्रिटिशर्स ने वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया ना, जब औद्योगिक क्रांति की, तो ब्रिटिशर्स ने बहुत तेजी से वहां पर प्रोडक्शन करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। और वो पैसा तभी कमेगा जब इस सामान को बाजार मिल जाए, और बाजार तो उनके पास निर्धारित था, वो था इंडियन बाजार, यानी कि इंडियन मार्केट्स, ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट की नीड यहाँ पर डेवलप होने लगी, धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की, यातायात की आवश्यकता बनने लगी। कम्युनिकेशन की कैसे? कि ब्रिटिशर्स की कैपिटल कहीं और हुआ करती थी, और ब्रिटिशर्स के जो हेडक्वार्टर्स होते थे या फिर जो उनकी गवर्निंग स्टेशन हुआ करते थे वो भारत में बहुत सारी जगहों पर हुआ करते थे। अब पहले कम्युनिकेशन कैसा चला करता था? पहले जो कम्युनिकेशन था वो बाय हैंड डिलीवर हुआ करते थे, लेटर्स, ठीक है, कि एक व्यक्ति को हाथ में पत्र लिखकर दे दिया, वो व्यक्ति जा रहा है उस पत्र को एक जगह से दूसरी जगह लेकर। लेकिन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत समय लग रहा है। दूसरा, इसमें डिस्क्रिपेंसी की एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये ना लेटर चेंज हो जाते थे रास्ते में, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो वर्डिंग्स हैं, इनमें जो मटेरियल लिखा हुआ है वो लोग चेंज कर देते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, पुराने समय का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रघुनाथ राव के द्वारा, जब नारायण राव के लिए जब उनके सोल्जर्स को एक पत्र लिखा गया था कि नारायण राव को पकड़ के रखिए, लेकिन उनकी बीवी ने उस पकड़ के रखिए के शब्द को चेंज कर क्या कर दिया? मार दीजिए। तो इस तरीके से, एक तरीके से लाइक इंफॉर्मेशन लीक होना या फिर इंफॉर्मेशन चेंज होने का खतरा कुछ ज्यादा हुआ करता था। तो स्टैम्प्स जो होती हैं, मोहरें जो होती हैं, उनका डेवलपमेंट भारत में शुरू हुआ, और जिस भी कागज पर स्टैंप लगी होती थी वो कागज ऑफिशियल होता था, और वो पहले नहीं खोला जाएगा। अगर वो पहले खोला गया तो फिर पनिशमेंट मिला करती थी। और इसके लिए सबसे पहला कम्युनिकेशन क्या डेवलप हुआ? दैट वाज टेलीग्राफ। टेलीग्राफ जो है वो कम्युनिकेशन के तौर से इंडिया में डेवलप हुए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशन के लिए सेंड किया जाता था, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये था बैकग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।